कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सारे भाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। साथियों, कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। और आज ये कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों हम जो चर्चा लेकर आए, एक तो कृषि के लिए जल की बात करेंगे और साथ के साथ साथियों जो आज की नसीहत में हम जो बात करेंगे दुधारू पशु में जैर न गिरने की समस्या व समाधान, और साथ के साथ जो प्राकृतिक खेती है उसकी भी हम जो जानकारी जरूर देंगे। संजीवक खाद किस तरह बनावा है, लेकिन कार्यक्रम की जो हम शुरुआत करते साथियों आज के कृषि प्रश्न से करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है, तो उसका नाम बताना। हरियाणा में जो भाई सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन करता है उस जिले का। और इसका जो आप हमारे को उत्तर है 9466021336 यानी 94 660 21 336 पर केवल SMS के माध्यम से 6:50 से पहले आप इसका हमारे को उत्तर ज़रूर बताइए, ताकि हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। और जो भाई सही उत्तर का जो जिक्र करेगा उसको बधाई भी देगा, भाई नाम भी ज़रूर बचेगी उसका। तो आज का कृषि प्रश्न है, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला जिला कौन सा है। तो साथियों ये तो बात करी हमने कृषि प्रश्न की, और अब ज़रूर हम जो चर्चा कर लेते साथियों कृषि के लिए जल के लिए। तो देखो साथियों, जो जल की जब हम बात करते हैं भाई, देखो पानी बगैर तक कुछ भी नहीं है। और पानी अगर जो ना तो भाई फिर तो जीवन भी नहीं है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे जीव जंतुओं का हो, चाहे वो हमारा क्यों ना हो, तो जल बहुत ज़रूरी है। और जल से ही भाई हमारी खेती संभव है। और खेती जब हम करते देखो नू तो पानी भाई हर एक जगह मिला मना, नदी तालाबों में भाई नहरों के माध्यम से हम खेती करते हैं। और साथ के साथ भाई कुआं खोद कर भी हम जो पानी निकालते हैं। और लेकिन पानी तो हम जो कृषि तो करते हैं, लेकिन साथियों जो आज हमारा जो विषय कृषि के लिए जल भाई कितना ज़रूरी है और क्या होना चाहिए, इसके लिए भाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जल है साथियों उसकी गुणवत्ता भी बहुत ज़रूरी है। और हम हर बार कहते हैं भाई जब भी आप कृषि करो तो भाई मिट्टी की भी जांच होनी चाहिए, पानी की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि साथियों अगर जो ये दोनों चीज़ बढ़िया होगी तभी हमारी फसल बेहतरीन बन सके हैं, और जब वह हमने बढ़िया मूल्य भी मिलेगा। और साथियों आज चिंता का विषय बहुत है कि भाई जल की गुणवत्ता है उसका मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सिंचित कृषि उपयोगी गुणवत्ता की पर्याप्त जल आपूर्ति पर निर्भर है, तो पानी की जो गुणवत्ता संबंधित चिंताओं को अक्सर भाई नज़रअंदाज कर दिया गया है। क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाली पानी की आपूर्ति प्रचुर मात्रा में और आसानी से उपलब्ध है। और यह स्थिति भाई कई क्षेत्रों में बदल भी रही है, तो हमें ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि भाई मानव का जिस प्रकार से भाई आगे बढ़ता जा रहा है, कुनबा भी बढ़ता जा रहा है, तो भाई वह जो ज़मीन है वह ख़त्म होती जा रही है कृषि योग्य। और भाई आजकल तो दो कंक्रीट के जो जंगल से बन गए हैं, तो लगभग सभी अच्छी गुणवत्ता वाली जो आपूर्ति के ज्ञान उपयोग का मतलब है कि नई सिंचाई परियोजना और नई या फिर पूरक आपूर्ति चाहने वाली पुरानी परियोजनाओं को कम गुणवत्ता और कम वांछित स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। तो इन खराब गुणवत्ता वाली जो जल आपूर्तियों का उपयोग भाई करते टाइम हमने समस्याओं से बचने के लिए यो सुनिश्चित करने के लिए भाई ठोस योजना बनानी पड़ेगी इसमें। और उपलब्ध पानी की जो गुणवत्ता का सर्वोत्तम उपयोग इसमें किया जाता है। और भाई देखो सरकार तो पूरा अंगा लगा रही है, लेकिन साथ के साथ हमने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना पड़ेगा। और जो पानी की जो गुणवत्ता है और पानी के स्रोत है उसको हमने बचाए रखना पड़ेगा जो आने वाली पीढ़ी है साथियों, ताकि वो उन चीज़ों को देखे और भाई जीवन एक लंबा बढ़िया तरीके से इसमें आगे बढ़ सके। तो गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है। और जब इसकी जो बात हम जो करें साथियों, जल गुणवत्ता जो समस्या ज़रूर आ रही है साथियों। क्योंकि सिंचाई के लिए उपयोग की जाने वाली जो पानी की गुणवत्ता भाई घुले हुए लवणों के प्रकार और मात्रा पर आधार पर काफ़ी भिन्न हो सकते हैं। तो सिंचाई के पानी में लवण हैं अपेक्षाकृत कम लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा में मौजूद होते हैं। तो वे चट्टानों और मिट्टी के विघटन या फिर अपक्षय से उत्पन्न होते हैं, तो जिसमें भाई चूना है, जिप्सम है और अन्य जो धीरे धीरे घुलने वाली जो मिट्टी के खनिजों का विघटन शामिल है। तो भाई ये नमक पानी के साथ वहाँ ले जाया जाता है जहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो सिंचाई के मामले में भाई नमक पानी के साथ डाला जाता है और मिट्टी में पीछे रह जाता है, क्योंकि पानी वाष्पित हो जाता है और फसल द्वारा उपयोग किया जाता है। तो साथियों ये
जो हमने पानी का हमने ज़रूर इसमें देखना चाहिए। और कई बार हम देखते साथियों आसपास जो खेतों के पास में जो फैक्ट्रियाँ लग जाती है, और कई बार वो लालच में ऐसे करते भाई नीचे उसमें पंप ने डाल के और वो पानी नीचे भी छोड़ देते हैं, और कई बार हम देखते साथियों वहाँ का जो खेती है वह ख़राब हो जाती है भाई, ना फसल हो पाती, पानी ख़राब हो जाता है, और जो गुणवत्ता है वो भाई कती नीचे चली जाती है। तो साथियों कोशिश हमने ये करनी चाहिए, अगर जो आपने भी कुछ हिस्सा लग गया भाई भाई फैक्ट्री के आसपास जो और चीज़ है जो नियमों का मानकों का ना प्रयोग कर दे, तो साथियों इसकी सूचना हमने ज़रूर देनी चाहिए। और कृषि के प्रति हमारी एक जिम्मेवारी भी है, और आपस में मूल्यांकन बताना है, और जो कोई अच्छी बात है तो साथियों उसका हमने ज़रूर आपस में जिक्र करना चाहिए, क्योंकि जल की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी है, और जल कृषि उत्पादन के लिए भाई एक महत्वपूर्ण इनपुट्स है, और खाद्य सुरक्षा पर भाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो सिंचित कृषि कुल खेती योग्य भूमि का भाई 20% प्रतिनिधित्व करती है, और दुनिया भर में अगर जो बात करते हैं उत्पादन कुल भोजन में भाई 40% का योगदान इसमें देती है। तो साथियों इसमें हमने कृषि में जो जल है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो जल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल के बगैर भाई कुछ भी नहीं है। और विश्व बैंक सिंचाई के बुनियादी ढांचे और प्रमुख संस्थागत सुधारों में महत्वपूर्ण निवेश के माध्यम से भाई कृषि के स्थित गहनता वाले देशों का भी समर्थन करता है, जो पानी के कुशल उपयोग के साथ साथ जो भूख को खत्म करने पर स्थित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। तो साथियों जो रणनीति बनाकर हमने चलनी पड़ेगी, क्योंकि जल कृषि उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट्स है, और खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जब हम इसकी बात करते हैं तो साथियों जनसंख्या वृद्धि है, शहरीकरण है, जलवायु परिवर्तन के कारण जल संसाधनों के लिए भाई प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है, जिसका विशेष प्रभाव भाई कृषि पर पड़ेगा। और हम जब आगे की बात करें तो 2050 तक इसी संभावना भाई कि जनसंख्या बढ़कर भाई 10 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। और चाहे शहरी हो या फिर ग्रामीण की बात कर ले, तो इस आबादी को अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भाई भोजन और फाइबर की आवश्यकता होगी। तो विकासशील देशों में आय वृद्धि के साथ साथ भाई कैलोरी और अधिक जटिल खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत के साथ यो अनुमान लगाया गया कि भाई 2050 तक कृषि उत्पादन में लगभग भाई 70% तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। और हालांकि देखो जो सारे क्षेत्र की बात करें तो सारी जगह की बात करें तो पानी की भविष्य की मांग के लिए भाई कम से कम उत्पादकता और रोजगार गतिविधियों के लिए भाई हमने 25 से लेकर 40% तक पानी को फिर से आवंटित करने की ज़रूरत होगी। और ख़ासकर पानी की कमी वाले क्षेत्रों की बात हम कर रही है, तो ज़्यादातर मामलों में भाई पानी के उपयोग पर इसकी उच्च हिस्सेदारी के लिए कारण इस तरीके का पुनर्वितरण कृषि से होने की उम्मीद से। तो वर्तमान में अगर जो बात करें तो भाई वैश्विक स्तर पर मीठे पानी की जो निकासी का 70% औसतन कृषि क्षेत्र से आता है। और भाई यानी कि फसलों के वाष्पीकरण के कारण उपभोग्य जल उपयोग का हिस्सा और भी अधिक है। तो पानी की जो गति है भौतिक और आभासी दोनों होनी चाहिए। और पानी की जो भौतिक संचलन है वो मुख्य रूप तो भाई कृषि से लेकर भाई शहरी की बात कर ले वह पर्यावरणीय और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं तक सतह है। और भूजल संसाधनों के प्रारंभिक आवंटन में परिवर्तन के माध्यम से भी भाई हो सकता है। तो भाई पानी वस्तुतः गतिमान भी हो सकता है, क्योंकि जल गहन भोजन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन पानी की प्रचुरता वाले जो इलाका की बात हम करते तो केंद्रित होता है, और पानी की कमी वाले इलाकों में भाई व्यापक इसमें किया जाता है। तो साथियों हमने ज़रूर इसमें ध्यान रखना चाहिए, और भविष्य की चुनौतियों के समाधान के लिए भाई हमने ज़रूर विचार विमर्श करना चाहिए और मजबूत रहना चाहिए। और बात पर भाई गहन पुनर्विचार की बात करें तो भाई कृषि क्षेत्र में पानी का प्रबंधन किस तरह किया जाता है, और इसमें समग्र जल संसाधन प्रबंधन और जल सुरक्षा के व्यापक संदर्भ में हम किस तरह पुनर्स्थापित करें, इसके लिए भाई हमने बातचीत करनी चाहिए। और आजकल तो नेट भी है और आपस की एक समझदारी है, और वर्कशॉप लगा कर भाई आपस में किसान इकट्ठे होकर इसमें हम बढ़िया काम कर सकते हैं। तो इसके अलावा भाई सिंचाई और जल निकासी योजनाएं भाई चाहे बड़ी हो या छोटी है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रूप से फैले हुए सार्वजनिक कार्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस प्रकार समुदाय हो भाई रोजगार के अवसर जुटाने के लिए भाई एक तार्किक माध्यम का
प्रतिनिधित्व करते हैं। तो साथियों, हमने चुनौतियाँ बहुत रहेगी भविष्य के, लेकिन अगर जो हम इकट्ठे हैं और एकता से चलते हैं, एक विचार विमर्श करते हैं, और आजकल भाई देखो रिसाइकिल बिन सारी चीज़ हुआ है, पानी ने भी हम बढ़िया तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और शहरों की बात कर ले चाहे गाँव की बात कर ले, तो भाई पानी का हमने सही इस्तेमाल करना चाहिए, और बेवजह जो जल बह रहा है उसको हमने बंद करना चाहिए, और एक जिम्मेवार नागरिक हमने इसमें बनना चाहिए। तो साथियों, ये तो बात करी हमने कृषि के लिए जल की बात करी है, और अब आगे की बात ज़रूर कर लेते हैं साथियों। और इसमें सबसे पहले हम मौसम की ज़रूर जानकारी आपको दे देते हैं। भाई आज का जो अधिकतम तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस, और जो न्यूनतम की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह भाई जो आने वाला जो 24 घंटे का मौसम है, अधिकतम 36 और जो न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कुल मिलाकर साथियों, जो उतार चढ़ाव का जो समय सा है, और भाई तेज़ हवाएं भी चल रही है, एक आधी पर बूंदाबांदी भी। तो साथियों, ज़रूर आप अपना इंतज़ाम अच्छी प्रकार से करें। इसी तरह साथियों, आने वाले जो कार्यक्रम हैं उसकी भी चर्चा ज़रूर कर लेते हैं। और साथियों, आज हमने तो आपके कार्यक्रम हमने बताए भाई आज हम क्या प्रस्तुत करें। और इसी तरह साथियों, हम जो रविवार की बात कर लेते हैं, कार्यक्रम थारी चिट्ठी हमारे गीत आप ज़रूर सुनिए कल के कार्यक्रम में। और भाई सोमवार ने जो हम जो चर्चा लेकर आए हैं कार्यक्रम में, उसमें हम जो चर्चा का विषय रहेगा किसान सुविधा ऐप की बात करेंगे। साथ के साथ नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे बाजरा की बिजाई की बात करेंगे। और साथ ही एक बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी है फलों व सब्जियों के भंडारण में सावधानी। तो भाई कार्यक्रम ज़रूर आप सुनिए, और इसमें महत्वपूर्ण सभी विषय है, और हर बार हम महत्वपूर्ण विषय लेकर ज़रूर आते हैं। और अब साथियों, जो अगली जो चर्चा करेंगे आज की नसीहत की, दुधारू पशु में जहर न गिराने की समस्या व समाधान के बारे में। लेकिन साथियों, समय ज़रूर हो गया है एक लोकगीत का, एक रागनी का, और ये सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में, लेकिन एक संदेश, और संदेश के बाद ये लोकगीत, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। कृषि सखियों से मिले। ये पहल कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त नेतृत्व में 70,000 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षित करने और कार्यान्वयन के लिए उन्हें मैनेज हैदराबाद द्वारा पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित करने के लिए है। SRLM द्वारा पहचाने गए गांव की महिला है, उनको प्रशिक्षित ग्रामीण कृषि सेवाओं में अंतर को पाटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। स्थानीय होने के नाते स्थानीय भाषा, संस्कृति, प्रथाओं और किसानों की समस्या को अच्छे से समझती और जानती है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय KVK SRLM में 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में इन कृषि सखी को सफल प्राकृतिक खेती करने वाले किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। कृषि सखियों को जागरूकता पोस्टर, अध्ययन सामग्री और व्यवहारिक शिक्षण उपकरण प्राप्त होते हैं। पूरा होने पर कृषि सखियों का उनके ज्ञान और कौशल के लिए मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाता है, और किसानों, KVK कृषि और संबंध विभागों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। कृषि सखियां NMNF जैव संसाधन केंद्र, PMFBY और कई अन्य योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण भारत को नया आकार देने वाली इन असाधारण महिलाओं का जश्न मनाने में हमारे साथ शामिल हों। तोरे साथ रहनिया संग के साथी, तम दया मेरे पे फेर दियो, मन देश के ऊपर जान झोंक दी, तम लिख चिट्ठी में दे दियो। साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो। देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी में दे दियो। साथ रहनिया संग के साथी, दया मेरे पे फेर दियो। देश के ऊपर जान झोंक दी, लिख चिट्ठी
पोसते जाने कर ले जिंदगी भर का सुख हो जा जवान उम्र में मेरी इतरिया देश धर्म में रुकी हो जा मेरा बदला मेरा बदला ते ऊंचे स्वर पे टेर दियो मन तेज के ऊपर चार धोख दी तुम लिख चिट्ठी में दे दियो साथ रहना के साथ दया मेरे पर दे दियो इसके ऊपर चार धोख दी लिख चिट्ठी में दे दियो फिर प्रेम कोर के दौरन का नहीं फिक्र में बात करे कौन किसे की रजिया आया कौन किसे का साथ करे मरे घर की इज्जत बनी रहे ना मामूली सी बात करे दिन रात रहूं चिंता में ना फिक्र में बात करे अरे दिन और रात रहे चिंता में नहीं फिक्र में बात करे अरे जिसकी गलियां तू खेली आई जिसकी वहाँ छोड़ सजन की मेरी दियो मन देश के ऊपर जान धोख दी तुम लक्ष्य थी मैं साथ रहना संग के साथ दया मेरे पे देश के ऊपर जान धोख भाई सबके बस का कौन होता बाड़ा खून लड़ाइया में सचो तो उन कुटुंब कबिला गाने कौन लड़ाइया में एक की गिनती न 100 की गिनती बस दूर लड़ाइया में काट में संग बड़े बड़े मर के रे अपला तून लड़ाइया में प्राण त्याग तम कर दुश्मन का ढेर दियो मन देश के ऊपर चार धोख दी तुम लक्ष्य थी में घेर दियो साथ रहना सबके साथ दया मेरे पर देश के ऊपर चार धोख दी लक्ष्य थी में घेर दियो वतन के लोगों तो साथियों ये तो अपने मेर सिंह के हिट रागणियों में से अपना रागणी सुनी साथ रहनिया संग के साथी चिट्ठी में लिख दी और वास्तव में साथियों एक चिट्ठियों का ज़रूर दौर था जब भाई 1.5-2 महीने लग जाते थे और वह एक चिट्ठी ज़रूर आती थी और एक इंतज़ार रहता बार बार पढ़ते थे और ये जो भावनाएं हम बात करें तो साथियों आज जो फ़ोनों के अंदर भावनाएं नहीं है लेकिन वो चिट्ठियों में ज़रूर भावनाएं दर्द और आशीर्वाद रहता था जिसकी बदौलत हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आकर हम बेहतर कार्य करते थे और एक दूसरे का पता बेहतर तरीके से करते थे। तो चिट्ठियों में जो एक प्यार है वो आज भी है लेकिन वो उनका अगर भाई समय नहीं है तो भाई समय का ज़रूर हमारा ध्यान रखना चाहिए। और समय की जब बात कर रहे हैं तो भाई हमने कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रश्न भी आपसे पूछा था जो कृषि प्रश्न था, सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला ज़िला कौन सा है? और इसका जो सही उत्तर है साथियों महेंद्रगढ़ है जो सरसों के उत्पादन में हरियाणा का पहला ज़िला है। और
सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में होती है और इसका जो सही उत्तर केवल हमारे पास एक आया साथियों, और ये भी हरिद्वार से है, उत्तराखंड से। और मास्टर रमेश चंद्र नामदेव ने इसका सही जवाब दिया है। और साथियों एक उम्मीद करते हैं कि आप जवाब ज़रूर दें। तो साथियों आपको बधाई जो आपने सही उत्तर दिया। और अब जो चर्चा ज़रूर हम कर लेते हैं, ये जो चर्चा करेंगे साथियों दुधारू पशु में जहर रुकने संबंधित समस्या और उसके समाधान के बारे में। क्योंकि साथियों देखो, जो गर्भकाल के दौरान गर्भावस्था में जो मादा से शिशु को प्राप्त होने वाले पोषक का एकमात्र साधन प्लेसेंटा यानी जहर कहलाता है, जिसका कार्य शिशु के लिए ग्लूकोज, ऑक्सीजन, मिनरल्स, अमीनो एसिड की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। तो इस संरचना का निर्माण मादा और एवं गर्भित शिशु दोनों की कई झिल्लियों तथा रक्त संचार की वाहिनियों के सम्मेलन से होता है। और साथियों ये वह संरचना है जिसकी उपयोगिता केवल गर्भकाल के दौरान एक गर्भित शिशु के लिए होती है। तो साथियों इसमें जो सावधानी हमने ज़रूर रखनी चाहिए, बचाव की बात कर लेते हैं इसमें। और गर्भावस्था के दौरान बांधने की जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए एक, और प्रतिदिन आवश्यक व्यायाम भी करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पशु के शरीर के साथ साथ आसपास के जो स्थान की जो सफाई का प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह गर्भावस्था के दौरान भाई संतुलित आहार में विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो समुचित मात्रा में प्रयोग इसमें ज़रूरी है। और गर्भकाल के दौरान किसी संक्रमण बीमारी की आशंका पर भी पशु चिकित्सक से भाई परामर्श हमने ज़रूर करना चाहिए। और गर्भाशय काल का पूरा रिकॉर्ड हमने इसमें रखना चाहिए, जिस तक कि ब्यात का सही टाइम हमने पता कर सके। और अगर जो ब्यात सही टाइम पर ना हो तो भाई पशु चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। इसी तरह जो पशु के खून दूध की ब्रुसिलोसिस और लिसिटेरियोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस के लिए भाई पशु कि हमने जो प्रयोगशालाओं में जांच करवानी चाहिए। और अगर गर्भपात हो जाए तो उसे पशु को अन्य पशुओं से अलग रखा है और अनुभवी जो चिकित्सक से जांच करवाए। और गाभण पशु के लिए भाई अलग तरह व्यवस्था करें। और जहर से कई बीमारियां फैल सकती है, तो इसलिए पशु के जहर को गड्ढे में दबाकर उस पर चूना या फिनाइल डाल देवे। और ब्याने वाले जो पशु के आसपास सफाई रखे और ज़रूरत के अनुसार भाई लाल दवा का उपयोग इसमें ज़रूर करें। यानी कि पशु चिकित्सक जो थे उससे परामर्श हमने ज़रूर लेना चाहिए, ताकि हम जो पशुधन को भी बचा सकें। और इसी तरह साथियों अब एक बात ज़रूर कर लेते हैं, इसमें प्राकृतिक खेती की बात कर लेते हैं। संजीवक खाद किस तरह बना, तो इसका भाई सीधी सी बात यह है कि प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ दवा है जो कि फसलों को सीधे दिया जाता है। और इसके प्रयोग तो भाई फसलों की उचित वृद्धि के साथ साथ विभिन्न रोगों से मुक्ति इसमें मिलती है। तो सामग्री की जब हम बात करते हैं तो 100 लीटर के लिए भाई 30 किलो गाय का गोबर और 3 लीटर गौमूत्र, 500 ग्राम गुड़ और 66 लीटर पानी इसमें हमने ज़रूर चाहिए सामग्री में। और इसकी जो विधि की बात करें तो 1 ड्राम में भाई 30 किलो गोबर और 3 लीटर गौमूत्र और 500 ग्राम गुड़ अच्छे से मिला देवा। और अच्छे से मिलाने के बाद 66 लीटर पानी में भी इसमें मिला देवा। और एक कपड़े से ढक के 10 से 12 दिन तक इसमें रखे। और 10 से 12 दिन के बाद जो लकड़ी से हिलाकर इसका प्रयोग करें। और प्रयोग की जब हम बात करते तो प्रति एकड़ ज़मीन के लिए भाई इसमें 200 लीटर के मात्रा में 2 से 3 बार इसका प्रयोग करें। और सिंचाई पानी के साथ या फिर मिट्टी के साथ मिलाने के प्रयोग की इसमें हमने कर सके। तो साथियों ये तब बात करी हमने संजीवक खाद की, और एक महत्वपूर्ण चर्चा ज़रूर कर लेते हैं। और साथियों नुका कर भाई देखो, जीवंत लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत तो हो चुकी है। जब हम हरियाणा की बात करें तो साथियों हरियाणा में भाई 25 मई को इसमें इलेक्शंस है, जिसे हम देसी भाषा में कह देगा भाई रह कद पड़ेगी। तो भाई 25 तारीख ने 25 मई ने पड़ेगी, तो इसमें आप ज़रूर ध्यान रखें। और एक अपील भी हम ज़रूर करते हैं भाई, सभी मतदाताओं से यह अपील है कि जीवंत और उत्तरदायी लोकतंत्र के लिए भारतीय संसदीय चुनाव 2024 में आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और अपने मत के प्रयोग से आप देश में जीवंत लोकतंत्र के बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आप अपने से जुड़े सभी लोगों को मतदान करने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। जागरूकता और निर्भीकता के साथ साथ आपने सभी नागरिक के दायित्वों के पूरा करें। याद रखें, आपका मत है ज़रूरी, तो आइए करें मतदान, किसान करें मतदान। तो साथियों ये बहुत ज़रूरी है।
और मतदान आप बढ़ चढ़कर इसमें भाग लीजिए। इसी की तरह साथियों एक और बात कर लेते हैं दाना पानी की, क्योंकि साथियों गर्मी बहुत हो गई है। एक हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे को विरासत से सौंप गए हैं, भाई पहले पानी रखा करते, कोई बनवा दिया करते, खुदवा दिया करते, और भाई प्याऊ भी बना दिया करते। और आपने अपने पसंदीदा कार्यक्रम की बात करें तो भाई देखो, इसमें जब हम मौसम और गर्मियों को ध्यान में रखते हुए जल की ही जीवंत है के अंतर्गत हम आकाशवाणी कुरुक्षेत्र अपने सभी श्रोताओं विशेषकर अपने किसानों से जनहित में ये अपील कर रहे हैं कि भाई जल को व्यर्थ में ना करें बर्बाद। गर्मियों के दिनों में आप बेजुबान पशु पक्षियों का भी रखें ख्याल। इसके लिए आप अपने आसपास पानी के अलग अलग स्रोत जिस तरह भाई पानी के घड़े या मटके या स्कोरे या पानी के कटोरे इसमें रखें, और टाइम समय समय पर भाई इनकी सफाई भी करें, जिस तरह कि पशु पक्षियों में बीमारी ना पड़े, और उनके खाने के लिए भी आप दाने भी रखना न भूलें। तो साथियों ये हमने महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि भाई गर्मियों में हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, बार बार गला भी सूखता है, हम जिस तरह हम पानी अपने साथ ले जाते हैं, तो भाई नो सोचो भाई जो पशु पक्षी है उनको भी प्यास लगती है, तो पानी हमने ज़रूर रखना चाहिए। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और भाई किसान कॉल सेंटर नंबर भी ज़रूर याद रखिए 1551। तो साथियों अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।